आज का ये केस बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक है। एक 5 साल की बच्ची जिसे उसकी खुद की माँ ने $200 के लिए बेच दिया, एक ऐसे आदमी को जिसने उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा किया जो हम सोचना भी नहीं चाहते। मेरा नाम है रायू कोल्ड एंड आज का ये केस है शनाया डेविस के बारे में। शनाया डेविस एक 5 साल की बच्ची थी जिसका जन्म 14 जून 2004 में हुआ था। शनाया का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था कार्ल। शनाया एक बहुत ही प्यारी हंसमुख बच्ची थी। उसे बाहर खेलना, अपना स्कूटर चलाना बहुत पसंद था। वो जहां भी जाती सबको अपना दोस्त बना लेती। शी वॉज अ वेरी हैप्पी एक्सट्रोवर्टेड किड। शनाया के पापा का नाम ब्रैडली लॉकहार्ट था, जिन्हें हम आगे वीडियो में ब्रैड बुलाएंगे, और शनाया की माँ का नाम था एंटोइनेट डेविस। शनाया की शुरुआती परवरिश तो बहुत अच्छी हुई थी, पर फिर ब्रैड और एंटोइनेट का किसी वजह से डाइवोर्स हो गया। इसीलिए शनाया और उसका भाई कार्ल दोनों अपने पापा ब्रैड के साथ रहने लगे। शनाया की माँ एंटोइनेट बच्चे पालने के काबिल नहीं थी। शी वॉज अ ड्रग एडिक्ट और वो अपनी बुरी आदतें छोड़ नहीं पा रही थी। इसीलिए शनाया अपने पापा के साथ रहती थी। ब्रैड और एंटोइनेट का डाइवोर्स जरूर हो गया था, पर वो दोनों ही अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, स्पेशली ब्रैड। ब्रैड की इस शादी से पहले एक और शादी हुई थी विकी सू नाम की एक लड़की से, पर विकी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपका इंसानियत से विश्वास ही उठ जाएगा। जब विकी सिर्फ 28 साल की थी तो उनके घर में कुछ चोर घुस आए। उन चोरों ने विकी को बांधा, उसका गैंग किया और एंड में उसे गोली मार दी। उन चोरों ने मासूम विकी को टॉर्चर किया और उसकी जान ले ली, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें लगा कि ब्रैड और विकी के घर पर काफी सारा कैश पड़ा है। ब्रैड ने अपनी पत्नी को कुछ इस तरह से खो दिया था, हम उसका दर्द इमेजिन भी नहीं कर सकते, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एंटोइनेट और शनाया के साथ एक नई फैमिली शुरू की। अपनी पहली वाइफ को खो देने के बाद और अब एंटोइनेट को खो देने के बाद शनाया ब्रैड के लिए उसकी पूरी जिंदगी बन चुकी थी, बट सैडली अब वो शनाया को भी खोने वाला था। एंटोइनेट ने ब्रैड से पूछा कि क्या वो शनाया को अपने पास रख सकती है। आखिर शनाया उसकी बेटी थी एंड शी वांटेड टू फील लाइक अ मदर अगेन। एंटोइनेट के पास रहने के लिए एक प्रॉपर घर नहीं था, वो एक ट्रेलर पार्क में रहती थी और ऊपर से वो वहाँ अकेली नहीं रहती थी, उसके साथ उसकी बहन और उसकी बहन का बॉयफ्रेंड भी रहता था। ये ट्रेलर होम्स वैसे भी बहुत छोटे होते हैं और एंटोइनेट के साथ पहले भी इतने लोग रह रहे थे, पर फिर भी वो शनाया को अपने पास बुलाना चाहती थी। ब्रैड को उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स ने कहा कि शनाया को एंटोइनेट के पास नहीं भेजना चाहिए। आई मीन वो एक ड्रग एडिक्ट है, वो अभी इतनी काबिल नहीं है कि वो शनाया का ख्याल रख सके। पर ब्रैड दिल का बहुत अच्छा था, वो एंटोइनेट को एक मौका देना चाहता था। आखिर वो शनाया की माँ थी, वो चाहता था कि वो भी शनाया को बड़ा होते देखे। तो ब्रैड ने शनाया और उसके भाई कार्ल को एंटोइनेट के पास भेज दिया, पर 2 ही महीने में वो अपने इस डिसीजन को कोसेगा। वो कोसेगा खुद को कि क्यों उसने शनाया को उसकी माँ के पास भेजा। 10 नवंबर 2009 रात को एंटोइनेट की बहन और उसका बॉयफ्रेंड शनाया और शनाया का भाई कार्ल सब ट्रेलर होम के अंदर सो रहे थे। सुबह के 5:30 बजे एंटोइनेट की बहन और उसके बॉयफ्रेंड की नींद खुल जाती है। उन्हें ऐसे लगता है कि कोई उनके ट्रेलर में घुसने की कोशिश कर रहा है, पर कुछ ही देर बाद वो आवाज अपने आप बंद हो जाती है और वो दोनों वापस सो जाते हैं। और सिर्फ आधे घंटे बाद एंटोइनेट रोते हुए उनके रूम में आती है और उन्हें कहती है कि उसे शनाया कहीं नहीं मिल रही। ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन थी, तो एंटोइनेट की बहन और उसका बॉयफ्रेंड जल्दी से बेड से उठ जाते हैं। आधे घंटे पहले जो आवाज आई थी, क्या कोई अंदर घुसकर शनाया को उठाकर ले गया है या शनाया खुद दरवाजा खोलकर कहीं चली गई है। सबने मिलकर इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, बट शनाया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। द केओस वाज सेटिंग इन कि शनाया के भाई कार्ल ने कहा कि उसने कुछ देर पहले ट्रेलर के अंदर एक आदमी को देखा है, और इतना सुनते ही एंटोइनेट की बहन समझ गई कि शनाया को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो बार बार एंटोइनेट को कहने लगी कि हमें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए, बट फॉर सम रीजन एंटोइनेट पुलिस को कॉल नहीं कर रही थी। वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे इतनी सी बात के लिए हम पुलिस को कॉल क्यों करें, विच इज रियली स्ट्रेंज फॉर अ मदर हु कांट फाइंड हर चाइल्ड। उससे तो सबसे पहले पुलिस को कॉल करना चाहिए। एनीवेज, तो एंटोइनेट खुद शनाया को ढूंढने निकल जाती है। वो दूसरे टेलर्स के दरवाजे खटखटाने लगती है कि शायद उन्होंने शनाया को देखा होगा। एंटोइनेट की बहन और उसका बॉयफ्रेंड अपने ट्रेलर में ही रुकते हैं और कार्ल से सवाल करने लगते हैं कि जिस आदमी को उसने ट्रेलर में देखा था क्या वो उसे जानता था। तो शॉकिंगली कार्ल ने कहा
कहा कि जिस आदमी को उसने ट्रेलर में देखा था वो था मानो। मानो का पूरा नाम था मारियो मिकनील। वो एंटोइनेट की बहन का एक्स बॉयफ्रेंड था। मानो अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बच्चे के साथ रहता था, बट वो एक फैमिली मैन नहीं था। वो एक ड्रग एडिक्ट था और वो रेगुलरली अपनी गर्लफ्रेंड पर चीट करता था। पर सवाल ये है कि मानो उस रात को वहां कैसे और क्यों आया था। एंटोइनेट की बहन ने मानो को काफी कॉल्स किए, पर मानो ने उनके कॉल्स नहीं उठाए। अब एंटोइनेट भी खाली हाथ वापस आ गई थी और उसकी बहन के फोर्स करने पर उसने फाइनली पुलिस को कॉल कर दिया। ये कॉल लगभग 7 बजे के आसपास की थी और अब तक मानो शनाया को लेकर बहुत दूर चला गया था। जी हाँ, एंटोइनेट की बहन का शक सही था। शनाया मानो के पास ही थी और अब वो उस 5 साल की बच्ची के साथ कुछ ऐसा करने वाला था जो हम सोच भी नहीं सकते। मानो शनाया को कार में बिठाकर उसके घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर ले गया। 7:16 पर वो एक होटल में गया जहाँ उसने अपनी रियल आईडी से एक रूम बुक किया। रूम बुक करने के बाद वो वापस अपनी कार में गया और शनाया को एक ब्लैंकेट में कवर करके अपने होटल रूम में ले गया। स्टाफ के पूछने पर मानो ने बताया कि शनाया उसकी बेटी है जिसे वो उसकी माँ से मिलाने वर्जीनिया लेके जा रहा है। इस समय तक पुलिस वालों को खबर पड़ गई थी। उन्होंने अपनी तलाश शुरू कर दी थी और एक एम्बर अलर्ट भी जारी कर दिया था। जब कोई बच्चा गुम हो जाता है तो जनरल पब्लिक को एक नोटिफिकेशन भेजा जाता है जिसे हम एम्बर अलर्ट कहते हैं। उस होटल के डेस्क क्लर्क ने वो एम्बर अलर्ट देखा था। उससे मानो पर शक भी हुआ, पर उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी, इसलिए उसने दूसरे डेस्क क्लर्क को कहा कि वो मानो पर नजर रखे और खुद वहां से चली गई। अगर वो क्लर्क उस समय पुलिस को कॉल कर देती तो शनाया जिंदा होती। शनाया को रूम में ले जाने के बाद मानो रूम से बाहर आया, ब्रेकफास्ट हॉल में गया, वहां से कुछ खाने पीने का सामान लिया और वापस रूम में चला गया। एंड देन ही डिड द अनस्पीकेबल। उसने रूम के अंदर जाकर कोकेन स्नॉट की और फिर शनाया को सेक्सुअली वायलेट करने लगा। उस मॉन्स्टर ने एक 5 साल की बच्ची का किया और फिर उसका गला दबाकर उसे मार दिया। I mean, ऐसा किसी के साथ भी होना स्केरी है, पर उस 5 साल की बच्ची के हॉरर्स हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। शनाया की जान लेने के बाद 7:30 बजे वो शनाया की बॉडी लेकर अपने रूम से निकला और पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक मेंटेनेंस वर्कर ने मानो से बात करने की कोशिश की, पर मानो ने उसे इग्नोर कर दिया और वहां से चुपचाप चला गया। वो शनाया को कुछ इस तरह से कैरी कर रहा था जिससे ऐसा लगे कि शनाया सो रही है। वो पार्किंग लॉट में गया, शनाया को उसकी कार में रखा और खुद एक सिगरेट पीने लगा और फिर वो अपनी कार को होटल के फ्रंट गेट पर ले गया। वो वापस होटल के अंदर गया चेकआउट करने। उसने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया और शनाया की बॉडी लेकर निकल गया। उसके चले जाने के बाद होटल स्टाफ को उसके रूम से कोकेन के 2 पैकेट मिले और उन्होंने वो एम्बर अलर्ट भी देखा था, तो अब उनका शक यकीन में बदल गया था। उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। जहां एक तरफ पुलिस वाले उस होटल में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे, एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस शनाया की फैमिली से पूछताछ कर रहे थे। पर फॉर सम रीजन एंटोइनेट पुलिस वालों के किसी भी सवाल का अच्छे से जवाब नहीं दे रही थी और पूरे इंटरव्यू के दौरान उसका ध्यान पुलिस वालों की जगह अपने फोन में था, which is really sus. Anyways, तो 2 दिन की तलाश के बाद डिटेक्टिव्स ने फाइनली मानो को ट्रैक कर लिया और 12 नवंबर को उसको अरेस्ट कर लिया। अभी तक सब इस उम्मीद में थे कि शनाया जिंदा होगी और मानो उन्हें बता देगा कि वो कहाँ है। पर इंटेरोगेशन के समय मानो ने कहा कि वो उस रात को उनके ट्रेलर में गया ही नहीं और उसे तो पता भी नहीं है कि शनाया कौन है, जो कि साफ झूठ था। उसने एंटोइनेट की बहन को डेट किया था, तो उसे ऑब्वियसली पता था कि शनाया कौन है। उसने ये भी डिनाई कर दिया कि वो कभी शनाया को लेकर होटल में गया था। जब पुलिस वालों ने उसे सीसीटीवी पिक्चर्स दिखाई तो उसने वो भी इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये तो मैं हूं ही नहीं। पुलिस वालों ने मानो को और प्रूफ्स दिखाए कि उसने अपनी आईडी यूज करके होटल में चेक इन किया है, पर मानो ने उससे भी इनकार कर दिया। उसने कहा कि शायद उसकी आईडी कहीं गुम गई होगी और किसी और ने उसकी आईडी से चेक इन किया होगा। जहां एक तरफ मानो झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एंटोइनेट से भी पूछताछ जारी थी। एंटोइनेट तो पुलिस वालों से और भी ज्यादा झूठ बोल रही थी। वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और उनके कोई भी सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रही थी। जब ऑफिसर्स ने उसे एविडेंस पे एविडेंस दिखाकर कन्फ्रंट किया तो वो एकदम चुप हो गई और उसने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। पर जो ऑफिसर्स एंटोइनेट को इंटेरोगेट कर रहे थे वो बहुत एक्सपीरियंस थे। उन्हें पता था कि कहां प्रेशर डालकर सच उगलवाना है और उन्होंने वही किया। एंटोइनेट ने फाइनली सब कुछ कन्फेस कर दिया। उसने पुलिस ऑफिसर्स को बताया कि शनाया एक्चुअली में कभी किडनैप हुई ही नहीं थी। उसने खुद शनाया को मानो के हवाले किया था
एक $200 का कर्ज उतारने के लिए। आई गेव हर टू हिम टू कवर $200. ही वॉज ओनली सपोज टू हैव सेक्स। एक्चुअली मानो ने एंटोनेट को $200 उधार दिए थे और अब उसके पास उधार चुकाने के पैसे नहीं थे। उस रात को मानो ने एंटोनेट को कहा कि या तो उसे उसके पैसे चाहिए या फिर सेक्स, और तब एंटोनेट ने अपनी 5 साल की बच्ची को उस मॉन्स्टर के हवाले कर दिया। एंटोनेट को लगा कि मानो उसका करके उसे वापस ले आएगा, पर मानो ने शनाया का किया और उसका गला दबाकर उसे मार दिया। अभी तक पुलिस वालों को शनाया की बॉडी नहीं मिली थी और मानो ने भी अपना मर्डर कन्फेस नहीं किया था, तो इट वाज पिवटल कि पुलिस वाले शनाया की बॉडी को ढूंढ निकाले। तो बॉडी ढूंढने में किसी ऐसे आदमी ने मदद की जो हम जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते, मानो के लॉयर एलन रॉजर्स ने। अब रॉजर्स डायरेक्टली तो पुलिस को नहीं बता सकता था कि शनाया कहाँ है, क्योंकि मानो उसका क्लाइंट था, तो उसने सिर्फ टेलीफोन पर पुलिस वालों को कुछ हिंट्स दिए, वेगली बॉडी की लोकेशन बताई, और इन हिंट्स की वजह से 16 नवंबर को पुलिस वालों ने फाइनली शनाया की बॉडी ढूंढ निकाली। मानो ने शनाया को मारने के बाद उसे हाईवे 87 के पास एक जगह पर यूं ही फेंक दिया था। पुलिस वालों को शनाया की हाफ नेकेड बॉडी एक वुडन लॉग के नीचे मिली। बॉडी के पास काफी कचरा और मरे हुए जानवर पड़े थे। अब अथॉरिटीज के पास सारा एविडेंस था। मानो पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगा। मानो को अपनी हरकतों का बिल्कुल भी अफसोस या गिल्ट नहीं था, बल्कि वो तो कह रहा था कि उसके लॉयर को बॉडी के बारे में नहीं बताना चाहिए था। शनाया की बॉडी मिलने से उसका केस वीक हो गया है। और पूरी कोर्ट हियरिंग में वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, वो हंस रहा था जैसे कि ये कोर्ट हियरिंग कोई मजाक है। पुलिस ऑफिसर्स को मानो के मोबाइल में एक और बच्चे की एक्सप्लिसिट इमेजेस मिली थी। मानो सही मायने में एक मॉन्स्टर था। माफी मांगना तो छोड़ो, उसने जो बन पाया वो किया कि उसकी सजा कम हो सके। जरा सोचिए ये ट्रायल शनाया की फैमिली और उसके पापा ब्रैड के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। न जाने कितने दिनों तक उन्हें उस केस की डिटेल्स, उसका मर्डर और उसके की डिटेल्स बार बार सुननी पड़ी होगी। ब्रैड जिसने पहले अपनी एक्स वाइफ को खो दिया था और अब अपनी बेटी शनाया को, उसका दर्द हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मानो पर फर्स्ट डिग्री मर्डर, किडनैपिंग और सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज लगा और उसे डेथ पेनल्टी मिली, अ फिटिंग पनिशमेंट फॉर हिज क्राइम्स इन माय ओपिनियन। जब एंटोनेट को अरेस्ट किया गया तो वो प्रेग्नेंट थी, तो डिलीवरी के बाद उसका बच्चा उससे ले लिया गया और उस पर सेकेंड डिग्री मर्डर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कॉन्स्पिरेसी और न जाने कितने सारे चार्जेस लगे। एंटोनेट ने अपनी कोर्ट हियरिंग के एंड में कहा, I did the best I could with my children. I never said I was a perfect mother, but I was a good mother. I did what I had to provide for them. I did what I had to make sure they was all right, because I didn't have any help from anybody. I mean the audacity, how delusional she has to be to say that after what she has done. Anyways, तो जुलाई 2011 को एंटोनेट को 17 साल की सजा हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अभी मेरा OBS, मेरा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया था और मुझे लगा कि मेरी सारी रिकॉर्डिंग गई, एंड एक्चुअली गई, वो पूरी रिकॉर्डिंग डैमेज हो गई थी। इट वाज एन ओपनिंग और काफ़ी यूट्यूबर्स ये कह रहे थे कि अब वो रिकवर नहीं हो सकती, वो डैमेज हो गई थी। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी एंड आई फाउंड अ सॉफ्टवेयर जिससे वो रिकॉर्डिंग रिकवर हो गई, थैंक गॉड फाइनली। तो अभी मैं इस वीडियो का आउटरो शूट कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम सो ग्लैड कि रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं हुई एंड यू गाइस कैन वॉच दिस। एंड अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।